नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर तन्वी सिन्हा। भारत में इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में एक मेजर बदलाव आया है। म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट प्लान के एक पसंदीदा ऑल्टरनेटिव के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में हमारे खास शो फायदे के फंड में हम आपको फंड्स के बारे में तो बताते ही हैं, साथ ही इस फील्ड के एक्सपर्ट के जरिए जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं जितेंद्र PS सोलंकी जी। आप सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर है और आज वो हमें अपने 20 साल के अनुभव के जरिए म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी। नमस्कार। जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड मार्केट में जो नए ट्रेंड्स आए हैं उसे आप जरूर ट्रैक कर रहे होंगे, तो ऐसे में क्या कुछ नया आया है वो हम आपके जरिए जानना चाहेंगे। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे चेंजेस हम देख रहे हैं। अभी जैसे म्यूचुअल फंड्स में परफॉर्मेंस ये लास्ट कुछ समय से इक्विटी मार्केट परफॉर्म कर रहा है, तो हम देख रहे जी। हैं स्मॉल कैप फंड्स की तरफ रुझान जो है वो ज्यादा बढ़ा है। इन्वेस्टर स्मॉल कैप फंड्स में जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं। डिजिटल हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से चल रहा है। और ईएसजी फंड्स वो फोकस जो है उस तरफ काफी बड़ा है। जी। रेगुलेटर्स ने भी जो है इस तरफ ध्यान दिया है। ईएसजी फंड्स का जो अट्रैक्टिवनेस है वो बढ़ा है। और ईटीएफ्स में भी जो है लोगों का जो रुझान है या लोगों की जो रुचि है ईटीएफ्स के अंदर वो भी बहुत जी। ज्यादा इंक्रीज हुई है। जी। अ, अ, जी बताएं। तो ओवरऑल अगर हम देखें हम्म। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या डिजिटाइजेशन, ऑनलाइन इन्वेस्टिंग, इस तरफ जो है काफी जो है अट्रैक्टिवनेस हुई है। और नई कैटेगरीज, वो कैटेगरीज जो हम्म। अभी तक अवेलेबल नहीं थी इन्वेस्टर्स को, उस तरफ जो है लोगों इन्वेस्टर्स का ध्यान जो है वो अब जा रहा है। जी। जहाँ हम देखते थे कि पहले इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इसकी तरफ लोग रुख थोड़ा कम करते थे, बट पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने की लोग की जो प्रवृत्ति है, जो उनकी इंटरेस्ट है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही आप जैसा कि अभी बता भी रहे हैं कि नए ट्रेंड के तहत वो बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स और कैटेगरीज में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। ऐसे में अगला मेरा सवाल ये होगा कि अगर कोई 25 से 30 साल के शख्स को लंबे वक्त के लिए म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना हो तो उसके पोर्टफोलियो में क्या मिक्स रहना चाहिए, जैसे कि अगर इक्विटी, डेट या फिर अगर हम बात करें तो हाइब्रिड फंड्स, इन सभी का एलोकेशन वो किस तरीके से करें। एज ग्रुप अगर 25 से 30 के बीच की है। देखिए, हालांकि किसी भी एज हम्म। ग्रुप में हो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपकी सिचुएशन जी कैसी है। बिल्कुल। अगर आप अच्छे हम्म। रिस्क एपेटाइट ले सकते हैं तो आप इक्विटी फंड्स के अंदर ज्यादा एक्सपोजर कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा हम्म। रिस्क एपेटाइट नहीं ले सकते तो आप इक्विटी फंड्स का एक्सपोजर कम रखते हैं। बट आमतौर पर 25 से 30 साल ऐसी एज होती है जहां पे रिस्क एपेटाइट ज्यादा होता है। आपके पास एक हम्म। बड़ा हॉराइजन है, आपके जी। गोल्स के लिए लंबा हॉराइजन है, तो इक्विटी फंड्स हम्म। जो होते हैं उसका एक्सपोजर आप अच्छा ले सकते हैं। तो 25 से हम्म। 30 साल है आपकी एज है, आप निवेश करना शुरू करना चाहते हैं, इक्विटी फंड्स अच्छा ऑप्शन है। हम्म। आपकी अवधि 20 साल 25 साल आप रखिए उसके अंदर। अब इक्विटी फंड्स के अंदर कहाँ से शुरू किया जाए, मेरा ये मानना है कि हमेशा स्टार्टिंग जो है वो लार्ज कैप कैटेगरी से होनी चाहिए। आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, कंसिस्टेंसी मिलती है, आपको रिटर्न कंसिस्टेंट दिखाई देते हैं, तो लार्ज कैप कैटेगरी जो है वो सबसे अच्छी हो जाती है किसी भी निवेश को शुरू करने के लिए। जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते हैं वैसे दूसरी कैटेगरीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और एक अच्छा एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन जो है वो बनाया जा सकता है अगर आप इस एज में भी हैं। जी। यहाँ पर आपने बात की कि जो शुरुआत है वो हमें लार्ज कैप फंड के साथ करनी चाहिए। हालांकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं ट्रेंड में काफ़ी ज़्यादा स्मॉल कैप फंड्स हैं। तो ऐसे में पहले तो हम स्मॉल कैप फंड्स पे बात करते हैं, उसके बाद लार्ज और मिड कैप के बारे में भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हम देख रहे हैं कि जैसे नए नए लोग जो एंटर कर रहे हैं वो इस सेगमेंट में आ रहे हैं, लाइक स्मॉल कैप फंड्स में आ रहे हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमें नज़र आ रही है। क्या बहुत ज़्यादा जोखिम भरा है ये सेगमेंट, और अगर इस सेगमेंट के साथ कोई आगे बढ़ना चाहता है तो किस तरीके से सावधानी बरतने की जरूरत है और कैसे आगे बढ़े। ये स्मॉल कैप फंड जो है, पहली बात तो अगर कोई भी निवेशक इसमें निवेश करना चाहता है तो कैटेगरी को समझना बहुत जरूरी है। स्मॉल हम्म। कैप फंड्स किसी और कैटेगरी के मुकाबले में ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। तो अगर आप निवेश जी। करते हैं तो आपको स्मॉल कैप का जो आपका एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल दिखेगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का बड़ा एक्सपोजर है तो आपका हम्म। पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा वोलेटाइल रह सकता है।
तो क्या उतनी हम्म, वोलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो में? अगर हाँ तो निवेश किया जा सकता है, अगर नहीं तो वो ज्यादा रिस्की हो सकता है। मेरा ये मानना जी। है कि आपका पोर्टफोलियो जो बनता है, एक अगर मुझे अच्छा हम्म, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट पोर्टफोलियो बनाना है, तो लार्ज हम्म, कैप और का जो एक्सपोजर है वो ज्यादा होना चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर आपका कम, स्मॉल कैप एक्सपोजर आपको एक लिमिट के अंदर रखना चाहिए, वो भी तब हम्म, जब आपका हॉराइजन बहुत लंबा है। स्मॉल कैप आमतौर पर लार्ज कैप और मिड कैप के मुकाबले ज्यादा हॉराइजन डिमांड करता है। हम्म, अगर आपको जो है वोलेटिलिटी को बीट करना है तो आमतौर पर अगर 15 से 20 साल का आपका होराइजन है, तब स्मॉल कैप में आप निवेश करने का सोचें। तो एक ऐसी कैटेगरी है जो और दूसरी कैटेगरी के मुकाबले ज्यादा वोलेटाइल है, तो इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ये बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कई बार हम्म, गलती क्या करते हैं इन्वेस्टर्स की, रिटर्न को देखते हुए स्मॉल कैप में 5 साल 7 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, वो रिस्क जो है हम्म। आपका ज्यादा बढ़ा सकता है। जी, तो यहाँ पर एक बात तो हमें समझ में आती है कि खुद के रिस्क एपेटाइट को जानते हुए हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि वो सेगमेंट की क्या डिमांड्स है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि अगर स्मॉल कैप फंड्स में निवेश कर रहे हैं तो लंबी अवधि के नज़रिए के साथ उसमें आगे बढ़े, तभी आप उसमें बेहतर रिटर्न्स की एक गुंजाइश देख सकते हैं और रिस्क और वोलेटिलिटी उसमें काफ़ी ज़्यादा बना हुआ रहता है, तो थोड़ा-सा रिस्की तो ये बन ही जाता है सेगमेंट। वहीं आपने जैसे बताया कि लार्ज और मिड कैप फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो रिस्क कंपैरेटिवली उसमें कम होगा और शुरुआत के लिए तो आपने बताया ही है कि लार्ज कैप फंड के साथ अगर हम लार्ज कैप कैटेगरी में अगर आगे बढ़े तो वो एक कोई भी जो इनिशियल इन्वेस्टर है उसके लिए मार्केट की स्ट्रैटेजी को समझना साथ ही आगे बढ़ना वो ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी उसे, क्योंकि उसे कम लॉस होगा तो वो ज़्यादा खुश होंगे और आगे इन्वेस्टमेंट को लेकर मोटिवेटेड रहेंगे। अगर हम बात करें लार्ज कैप और मिड कैप फंड की, तो इस फंड में अभी हालिया ट्रेंड्स को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जहां स्मॉल कैप फंड्स में काफ़ी लोग इन्वेस्टेड हैं, तो लार्ज कैप फंड और मिड कैप फंड के लिए क्या होराइजन उसके लिए रखना चाहिए? किस तरह से उसमें एलोकेशन करना चाहिए अपने जो भी सेविंग्स है उसका? देखिए, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का अट्रैक्टिवनेस जो आया है, वो हुँ, खासकर सेबी का जो मैंडेट था, जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स को लिमिट किया गया हर कैटेगरी हुँ, के लिए, उसके बाद लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का जो है अट्रैक्शन आया। क्योंकि लार्ज जी। कैप में जो है स्टॉक्स को बहुत लिमिट कर दिया गया, टॉप 100 स्टॉक्स तक जो है फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर सकता है। तो हुँ, हुँ, उसकी वजह से ये दिखने लगा कि लार्ज कैप फंड जो है बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं निकाल सकते। अब लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है, उसमें थोड़ा एक्सपोजर जो है 20-25% मिड कैप का हो जाता है, उससे रिटर्न बेहतर हो जाता है इस कैटेगरी के अंदर, तो वो हुँ, हुँ, अट्रैक्टिवनेस रिटर्न को लेके बढ़ जाती है। हालांकि हुँ, कैटेगरी अगर मैं देखूं तो जहां 70% भी लार्ज कैप है, तो वो लार्ज कैप की तरफ जो है ज्यादा डाइवर्टेड है। तो हुँ, अब ये कैटेगरी पोर्टफोलियो में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप पोर्टफोलियो किस तरीके से बना रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में या लार्ज एंड मिड कैप में एक ऑलरेडी अलग से पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो जरूरी हुँ, नहीं है कि वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी जो है आपके पोर्टफोलियो में हो। अगर आप लार्ज कैप में नहीं निवेश करना चाहते हैं, जो प्योर लार्ज कैप फंड है और केवल लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को लेके चलना चाहते हैं, जिससे रिटर्न आपका लार्ज कैप से बेहतर आए, तो ये कैटेगरी हुँ, आपके पोर्टफोलियो में हो सकती है। तो लेकिन हुँ, रिपीटिशन मैं नहीं मानता कि रिपीटिशन होना चाहिए। आपने लार्ज कैप भी रखा हुआ है, लार्ज एंड मिड कैप भी रखा हुआ है, इसी तरीके से और दूसरी कैटेगरीज है। टोटल जो आपका लार्ज कैप का एक्सपोजर है आपके पोर्टफोलियो में, वो आपके एसेट एलोकेशन को मैच करना चाहिए। तो ये कैटेगरी ऐसी है जो लार्ज कैप से आपको ज्यादा बेटर रिटर्न देगी, मिड कैप से थोड़ा कम दे सकती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, लार्ज कैप ओरिएंटेड इक्विटी फंड है जिसमें थोड़ा एक्सपोजर मिड कैप का मिला हुआ है। जी। एसआईपी और एक मुश्त लमसम अमाउंट किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना आपके अनुसार बेहतर होता है और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं और क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? देखिए, इस बहुत बहुत कुछ नीड पे डिपेंड करता है। अब एक सैलरी हुँ, क्लास है, एसआईपी जनरली वो लोग यूटिलाइज करते हैं ऑप्शन जिनकी सेविंग्स मंथली बेसिस पे होती है, जो रेगुलर सेव कर सकते हैं, उनके पास लमसम मनी नहीं होता है। और अगर आपके पास लमसम मनी है, तब भी हम एडवाइस करते हैं कि उसको आप एक साथ इन्वेस्ट ना करके उसको डिवाइड करें। आप एसटीपी का जरिया अपना सकते हैं, सिस्टमेटिक हुँ, ट्रांसफर प्लान का। तो एक साथ ना निवेश करके उसको 6 महीने 8 महीने 10 महीने वहां पे एलोकेशन को ब्रेक कर सकते हैं। तो लमसम भी जो है आप अगर इस तरह से ब्रेक करेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। मेरी राय में एसआईपी ऑप्शन और लमसम दोनों अच्छे हो सकते हैं। दोनों ही अच्छे हैं, डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। लमसम मनी है आपके पास, तो एसटीपी के जरिए आप निवेश कीजिए।
जो आपकी अगेन कॉस्ट को एवरेजिंग आउट कर देंगे। जी। जब कोई नए इन्वेस्टर होते हैं तो शुरुआत में वो इन्वेस्टमेंट जैसा कि आपने बताया डिफरेंट कैटेगरी के वाइज डिफरेंट कैटेगरीज के अनुसार या लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं, लेकिन कई बार होता है बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में वो निवेश कर देते हैं। ये तरीका कितना सही आपके अनुसार है, क्योंकि अलग अलग फंड्स को तो उन्होंने ले लिया, लाइक अलग अलग कैटेगरीज तो ले लिए, लेकिन लार्ज कैप में भी 3-4 जगह इन्वेस्ट किया, मिड कैप में भी बहुत सारे में इन्वेस्ट किया। क्या ज़्यादा इसको डाइवर्सिफ़ाई करने से मुश्किल आ सकती है, या इसे कहीं न कहीं रिस्क को हम मतलब स्प्रेड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं? ये कोई भी रिस्क है, एक हुँ, लिमिट के बियॉन्ड जो है वो वर्क नहीं करता है। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी एक लिमिट तक वर्क करती है, उसके बियॉन्ड वर्क नहीं करती है। हुँ, आपने बहुत सारे फंड्स ले लिए, मान लीजिए 4 फंड आपने एक कैटेगरी से ले लिए, लेकिन चारों फंड का ऑब्जेक्टिव एक है और आपका अगर 80% पोर्टफोलियो ओवरलैप कर रहा है, तो आपको बहुत हुँ, ज़्यादा हेल्प आउट नहीं मिलने वाला। मुश्किल कहाँ आती है? मुश्किल आपको ट्रैक करने में आती है। जितने ज़्यादा फंड्स होंगे उतना ट्रैक करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो हुँ, फंड्स कम होने चाहिए, डिफरेंट कैटेगरी से हों, जिससे कि पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग कम हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है रेदर देन आप नंबर ऑफ फंड्स को इंक्रीज़ कर दें और उसमें पोर्टफोलियो डुप्लीकेशन होता रहे। वो स्ट्रैटेजी जो है, जैसा मैंने कहा, एक लिमिट तक जी, वर्क करती है। शायद आपकी पोर्टफोलियो में अगर 4 या 5 इक्विटी फंड्स हैं, तो बेहतर है डिफरेंट कैटेगरी से हैं। लेकिन वहीं पे हुँ। आप 7-8 इक्विटी फंड कर देते हैं, उसमें डुप्लीकेशन भी है, तो वो स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है। किस फंड हाउस को आप तवज्जो देने के लिए कहेंगे, और किस सेक्टर में उसमें सबसे ज़्यादा निवेश हो उसके हिसाब से? देखिए, फंड हाउस किसको हुँ, अच्छा माना जाए, किसको खराब माना जाए या इसमें निवेश जी, नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं लगता ये एक ऐसा डिसीजन है जो कोई भी इन्वेस्टर कर सकता है। सब हुँ, कुछ डिपेंड करता है, एक तो आपका एक खुद का ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा जो आपने सिलेक्शन किया है, आपके कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं। आप बोलते हैं कि मैं फंड हाउस वो लूँगा जिसका एटलीस्ट इंडिया में 10 साल की हिस्ट्री हो, हुँ, या मैं कुछ ऐसा फंड हाउस भी ले सकता हूँ जो कि 5 साल पुराना हो। तो आपके पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा होराइज़न लेते हैं। अब आप किसी फंड का जो है हिस्ट्री, आप 10 साल की हिस्ट्री देखना चाहते हैं क्योंकि आप अगले हुँ, 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप उस फंड हाउस को लेंगे जिसका जो है एग्जिस्टेंस इतना पुराना हो, और कोई नया फंड हाउस अगर अभी आया है, उसका जो है इतना पुराना इतिहास नहीं है, उस फंड हाउस को आप प्रेफ़र नहीं करेंगे क्योंकि आपके पैरामीटर्स में वो नहीं है। तो आप क्या पैरामीटर्स बनाते हैं, उस पे डिपेंड करता है। और पास्ट परफॉर्मेंस हुँ, ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में रिपीट हो, तो इतना जो आप इम्पोर्टेंस देते हैं पास्ट परफॉर्मेंस को, वो एक हुँ, वन ऑफ द पैरामीटर हो सकता है। फंड हाउस का जो सिलेक्शन है, क्या सर्विसेज़ हैं, किस तरह की टीम है, फंड मैनेजर्स का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, ये सब मैटर करता है जब आप किसी फंड हाउस को चुनते हैं। तो जी, सिलेक्शन आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि ये फंड हाउस जो है मुझे पसंद नहीं है या ये फंड हाउस जो है। तो फंड हाउस का जो सिलेक्शन है, वो अगेन आपको पैरामीटर्स बनाने होंगे कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह के फंड हाउस को देखना चाहते हैं या आप किस तरह की स्कीम्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो पैरामीटर्स में जो फंड हाउस आपके अच्छा बैठता है, मेरी राय में वो आपके लिए अच्छा है। जी। कोई भी एक आम निवेशक होता है, वो तो यही सोचता है ना कि आगे किस सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ की संभावनाएँ हैं। उस सेक्टर में अगर किसी फंड हाउस का बहुत ज़्यादा फ़ोकस है, तो वो ऑटोमैटिकली वो रिटर्न्स भी अच्छे देगी। तो ऐसे इस अनुसार से मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जैसे आईटी सेक्टर, फाइनेंशियल, या किस सेक्टर वाले अ, वैसे फंड हाउसेस चुनें जिस पर किस सेक्टर का सबसे ज़्यादा फ़ोकस हो? अगर वैसा अगर आप कुछ टारगेटेड बता सकते हैं, तो हमारे व्यूअर्स को सहूलियत हो जाएगी। देखिए, सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप चॉइस करते हैं तो वो अगेन आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। हम सेक्टर ओके। फंड्स की तरफ जा रहे हैं, सेक्टर फंड्स का मतलब है आप उस सेक्टर के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा आपका जो है इन्वेस्टमेंट। हुँ, अगर वो हुँ, सेक्टर परफॉर्म किया तो आपको रिटर्न मिलेंगे। वो सेक्टर अगर हुँ। परफॉर्म नहीं किया और बाकी अदर सेक्टर परफॉर्म कर गए, तो आप जो है नेगेटिव में होंगे। अब ऐसे में क्या सेक्टर स्पेसिफिक जो कॉल्स हैं या सेक्टर स्पेसिफिक चॉइस कितनी ली जाए? मेरा ये मानना है कि सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप निवेश भी करना चाहते हैं, 5 या जी, 10% का पोर्टफोलियो में हिस्सा हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा हिस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि रिस्क फैक्टर में बड़ा है। अगर आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखेंगे, तो वो आपका जो है एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो आपको बना के देगा, जिसमें आप किसी जी। सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है कि ये सेक्टर अच्छा हुँ, हुँ। करेगा। आप मसलन आमतौर पे आज जैसे हम देते हैं ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो क्या हुँ, ऑटो सेक्टर में बड़ा एक्सपोज़र लेना चाहिए क्योंकि ये आने वाले टाइम में
रिटर्न अच्छा परफॉर्म करेगा, ये मेरे हिसाब से आम निवेशक ना तो इसका कोई अनुमान लगा सकता है और ना ही हुँ, इस पे जो है कोई गारंटी दे सकता है। तो सबसे बढ़िया जो पोर्टफोलियो बनेगा वो ये कि आप डाइवर्सिफाई रख के अपने पोर्टफोलियो को एक एसेट एलोकेशन बनाएँ और किसी हुँ। सेक्टर स्पेसिफिक फंड को अगर आप लेना भी चाहते हैं, 5% या 10% का आपका हिस्सा पोर्टफोलियो में हो सकता है, उसमें बहुत बड़ा एक्सपोज़र ना करें। जी। अगला सवाल मेरा ये होगा कि अगर कोई 20 साल के लिए 1 करोड़ का टारगेट करने के लिए एसआईपी या फिर लमसम समेत किस तरह के पोर्टफोलियो को तैयार करने की आप सलाह देंगे? अगर 20 साल का हम टारगेट लेके चल रहे हैं और कॉर्पस हमें 1 करोड़ का चाहिए तो? देखिए अगर हम रिटर्न की बात करते हैं, तो अब तो क्योंकि मार्केट रेगुलेटर ने भी जो है हुँ, रिटर्न हम क्या दिखा सकते हैं, एएमसी क्या दिखा सकती हैं, उस पे भी एक लिमिटेशन रख दी है। तो हुँ, रिटर्न आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो किस तरह का होना चाहिए। आप 15% रिटर्न का टारगेट करते हैं, उस पे कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है। मेरी राय में अगर आप हुँ, 12% के अराउंड 12-13% के बीच में रिटर्न टारगेट करते हैं, हुँ, हुँ। तो आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। किसी भी पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए लार्ज कैप का होना बहुत ज़रूरी है। लार्ज कैप, जी। मिड कैप से मिक्स एक आप पोर्टफोलियो बनाएँ, जिसके हुँ, अंदर लार्ज कैप 60 टू 70% हो, बाकी 30% मिड कैप और स्मॉल कैप में डिवाइडेड हो। इस तरह का अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, कंसिस्टेंसी मिलेगी आपको, एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनेगा और जो हुँ, आप टारगेट लेना चाहते हैं, उस टारगेट पे भी आप पहुँचेंगे। तो मेरी राय में अगर मुझे सिर्फ ब्रॉड एक एलोकेशन देना है कि कितना होना चाहिए, किस कैटेगरी में कहाँ निवेश करें, 60-70% लार्ज कैप हो और रेस्ट 30% मिड और स्मॉल कैप में डिवाइडेड हो, तो एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो बन सकता है। जी। म्यूचुअल फंड के अभी ग्रोथ ट्रेंड को देखते हुए आगे आपको क्या संभावना नज़र आ रही है? क्या इसमें कुछ मेजर बदलाव आने की उम्मीद है या किस तरीके से लोग अब स्मॉल कैप फंड्स में भी इतना निवेश कर रहे हैं, तो क्या ये ट्रेंड फिर से ब बदल सकता है? देखिए, ट्रेंड बदलेगा अगर हुँ, सडनली कल को मार्केट जो है डाउन जाता है, तो जिन लोगों ने हुँ, स्मॉल कैप में हाई एक्सपोज़र लिया है, सडनली उनको हुँ, अपना पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाउन दिखेंगे। अब हुँ, इन्वेस्टर्स हैं, अगर रिटर्न की तरफ हम भाग रहे हैं, तो हमने अच्छे रिटर्न के बेस पे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया। अगर स्मॉल कैप कैटेगरी मेरे पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा डाउन कर देगी, जो मेरी कंफर्टेबिलिटी के बाहर चला गया, तो शायद स्मॉल कैप में मैं इन्वेस्ट दोबारा नहीं करना चाहूँगा। तो ये जो ट्रेंड हुँ, है ये रिवर्स कर सकता है कि हम इन्वेस्टर्स लार्ज कैप की तरफ दोबारा से ज़्यादा जा सकते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंसी प्रोड्यूस करते हैं। तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है बेस्ड ऑन कि इन्वेस्टर्स क्या सिर्फ मार्केट कंडीशंस को लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा है हुँ, कि ट्रेंड रिवर्सल ज़रूर हो सकता है जब भी मार्केट जो है रिवर्स करेगा या मार्केट डाउनफॉल के लिए जाएगा क्योंकि स्मॉल कैप जो कैटेगरी है वो हुँ। आपके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा डाउनफॉल पे दिखेगी, अगर कल को मार्केट डाउन जाता है। जी, आपका नज़रिया क्या होगा स्मॉल कैप फंड्स को लेकर? क्या आपको लगता है कि मार्केट डाउन हो सकता है और आने वाले दिनों में स्मॉल कैप फंड्स की तरफ से वापस से निवेशक निकलने शुरू कर सकते हैं? देखिए अनसर्टेनिटी तो बनी हुई है। हुँ, हम देख रहे हैं ग्लोबल सिनेरियो भी देख रहे हैं अभी हुँ, रिसेंटली फेड की मॉनेटरी पॉलिसी भी देखी हमने और वॉर सिचुएशन जो चल रहा है तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है। कहना बहुत मुश्किल है कि अगले 1 साल के अंदर मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, वोलेटाइल रहेगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइज़न है और आप उसके हिसाब से स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता अगले 1-2 साल या 5 साल के मार्केट परफॉर्मेंस पे से आपको जो है कोई हानि होगी या उससे आपको एक्शन लेना चाहिए। बट हाँ, अगर आपने जी। होराइज़न बहुत छोटा रखा हुआ है, 3 साल, 4 साल, 5 साल का होराइज़न आप लेके चल रहे हैं, तो क्या होने वाला है बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि वो आपके पोर्टफोलियो को कितना रिटर्न दे पाएगा। अनसर्टेनिटी है, वोलेटिलिटी है, इस वोलेटिलिटी में स्मॉल कैप में जो रिटर्न है वो बहुत वेरी कर सकता है। वो हुँ, वेरिएशन हुँ। आपको कितना कंफर्टेबिलिटी प्रोड्यूस करेगा, बहुत कुछ डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रिस्की प्रोपोज़िशन हो सकता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, आप हमारे शो में आए और हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी जानकारी दी, म्यूचुअल फंड्स की बारीकियों के बारे में उन्हें बताया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको कैसा लगा हमारा ये सीरीज हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप क्या कुछ और जानना चाहते हैं एक्सपर्ट से वो भी मेंशन करें। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो भी अपनी गाढ़ी कमाई निवेश करने से पहले अवेयर रहे। धन्यवाद।